टर 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 बनना है, टर डॉक्टर। अरेस्ट तो किसी वो जो है उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को। 1000 डॉक्टर तो अभी कोरोना की डबल वैक्सीन लगाने के बाद मर गए। कल क्या समाचार, अपने आप को ही नहीं बचा पाई, वो कैसी डॉक्टर। लाखों लोगों की मौत का कारण एलोपैथी है। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है। डॉक्टर बनना है तो स्वामी रामदेव जैसा बन, विदाउट एनी डिग्री आई एम ए डॉक्टर। कभी ठग रामदेव, कभी महाठग रामदेव, कभी जो है कभी गिरफ्तार रामदेव। नमस्कार, मैं अविनाश सैनी और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मुद्दे की बात। मुद्दे की बात में मुद्दा यह है कि अभी 22 मई को योग गुरु बाबा रामदेव ने एक बयान दिया था एलोपैथी के बारे में। उन्होंने कहा था कि एलोपैथी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है। उसको लेके आईएमए ने एतराज जताया, बात प्रधानमंत्री तक गई, बात हेल्थ मिनिस्टर तक गई और एक समय के बाद, बल्कि अगले ही दिन बाबा रामदेव ने अपने उस बयान को हेल्थ मिनिस्टर के लेटर के बाद वापस लिया। लेकिन उसके तुरंत बाद आईएमए से एलोपैथी के जो डॉक्टर्स हैं उन पे आरोप लगाया और 25 सवाल उनसे पूछे। ये बहस लगातार चल रही है और इसी बहस के बीच में हम अपनी चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान हैं डॉक्टर जेपी अरोड़ा, जो आईएमए के प्रेसिडेंट हैं रोहतक के, डॉक्टर दिनेश खोसला, जाने माने शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर संजय जाखड़ जो आयुर्वेदाचार्य हैं। तो इनसे हम बात करेंगे कि ये क्या विवाद है और इस पे इनका क्या पक्ष है। डॉक्टर साहब, अभी कुछ समय पहले रामदेव जी का एक बयान आया जिसमें उन्होंने वीडियो वायरल करके डॉक्टर बोलने की कोशिश की। उन्होंने मॉडर्न मेडिसिन को बिल्कुल गलत बताया और सबसे गलत बात उन्होंने ये की कि डॉक्टर्स ने मरीजों को मारा है। इस विषय को लेके आईएमए ने की जो हमारी जो नेशनल की ब्रांच है, उन्होंने इसको बहुत ही गंभीरता से लिया और अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। चाहे उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया, उसके साथ साथ उन्होंने फिर 25 सवालों का एक गलत तरीके से एलोपैथी के ऊपर, मॉडर्न मेडिसिन के ऊपर आरोप लगाया। इसी विषय में आज हम इस चर्चा को आगे चलाएंगे। डॉक्टर दिनेश खोसला सर। जी देखिए, एक तो पहले बात स्पष्ट ये हो जानी चाहिए कि एलोपैथी को अब एलोपैथी नहीं कहा जा सकता। ये पहले जब शुरू हुआ था तो तब एलोपैथी का नाम आया था, क्योंकि ये देखा जाता था कि हम जो बीमारी का प्रभाव है उससे उल्टा असर करने वाली दवाई देके उसको ठीक कहते हैं। तो एलो का मतलब होता है रिवर्स, तो रिवर्स ड्रग्स देके, और क्योंकि ये प्राचीन दवाइयाँ जो हैं होम्योपैथी और ये बहुत सालों से पहले विद्यमान थी, तो उनके संदर्भ से तुलनात्मक दृष्टि से एक नाम एलोपैथी दिया गया। लेकिन इसका अब सारे दुनिया में इसको मॉडर्न मेडिसिन कहा जाता है। मॉडर्न मेडिसिन का दृष्टिकोण बिल्कुल खुले मन का होता है। हम मॉडर्न मेडिसिन का सिंपल सा है कि दवाई हमने प्योरिटी से सिंथेसाइज करनी है, उसका एक्टिव प्रिंसिपल निकाल के उसकी डोज एस्टेब्लिश करके उसे अच्छी तरह पहले एनिमल मॉडल पे स्टडी करके फिर डबल ब्लाइंडेड कंट्रोल ट्रायल कहते हैं इसके अंदर, कि जो प्रयोग कर रहा है उसको भी नहीं पता कि कौन सी दवाई पे कौन सा। जैसे हम प्रश्न पत्र की उस पर कोड नंबर लगा देते हैं तो रोल नंबर से पता नहीं लगता एग्जामिनर को कि ये कौन से विद्यार्थी का प्रश्न पत्र देख रहा है। उसी प्रकार से डबल कोडिंग करी जाती है जी। तो ना तो मरीज को पता होता है कि उससे ट्रायल वाली ड्रग दे रहे हैं या पहले से प्रभावी ड्रग दे रहे हैं जी। इस सिस्टम को साइंटिफिक डबल ब्लाइंडिंग कहते हैं कि ना प्रयोगकर्ता को पता होता है, ना जिस पर प्रयोग हो रहा है उसको पता होता है। इस तरीके से करके और मल्टीपल एक्सपेरिमेंटिंग करके जी, जब उसकी सेफ्टी और इफेक्टिव एफिकेसी वो सारी एस्टेब्लिश हो जाती है,
हमें इस बात का कोई मतलब नहीं है कि वो दवाई हमने प्लांट से सिंथेसाइज करी या हमने रेफरेंस आयुर्वेद से ली या होम्योपैथिक से ली। अगर कोई भी दवाई की प्रक्रिया, जैसे उदाहरण के तौर पे विनक्रिस्टीन और विनब्लास्टिन 2 ड्रग्स हैं जो हम ब्लड कैंसर में यूज़ करते हैं, उनका ओरिजिनल सोर्स जो है विंका रोजिया प्लांट है जी। ऐसे ही प्लांट ओरिजिन से कई साल्ट सिंथेसाइज करके उनमें एल्कलाइड्स होते हैं। हमारे को पहले दिन यह कहा जाता है कि हम ट्रायल नहीं कर सकते, अपने किसी पेशेंट पे ड्रग को टेस्ट नहीं कर सकते। हमको गुट्टी ये पिलाई जाती है, इफ़ यू कैन नॉट डू गुड डोंट डू एनी हार्म। हम इस प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हुए हमें दवाई का सोर्स कोई भी हो, चाहे हमें उसका रेफरेंस आयुर्वेद से मिले जी, जो ड्रग फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज है, चाहे हमें किसी प्रकार के व्यायाम से मिले। तो अगर आप देखेंगे तो हमारे सारे व्यायाम, योग आसन सारे बिल्कुल आधुनिकतम किताबों में संगठित। तो हमारा ये आयुर्वेद के अगेंस्ट बिल्कुल कोई डिबेट नहीं है। बाबा रामदेव जी ने बिना किसी उकसाए सडनली कह दिया कि आयुर्वेद इज एलोपैथी इज ए स्टूपिड साइंस। और फिर ये भी कह दिया कि लाखों लोग इनके दवाइयों के टेस्टिंग से मर गए। अलग अलग दवाइयाँ, इतनी दवाइयाँ दे ली, कोई भी इनकी पास नहीं हुई, सारी दवाइयाँ फेल हो गई और इतने लोग मर गए। तीसरी बात इन्होंने ये कही कि डॉक्टर्स जो काम कर रहे थे वो 2-2 डोज भी लगा के वैक्सीन की और उसके बाद भी डॉक्टर्स की भी डेथ होगी। तो जो डॉक्टर अपने आप को नहीं बचा सकते तो वो दूसरों को क्या बचाएंगे। ऐसे करके उन्होंने वैक्सीन के अगेंस्ट भी एक धारणा चला दी और लोगों के मन में ये भय डल गया कि वैक्सीन से कहीं नुकसान ना हो जाए। इस बात से नाराज़ होके कि एलोपैथी को एक सिस्टम के तौर पे हमारी 2 चीज़ें थी, कुछ मेडिसिन यूज़ करी और कुछ हमने वैक्सीन जो ईजाद करी। मतलब सारी दुनिया में हमारी प्रशंसा हो रही है कि इतने शॉर्ट, नहीं तो एक वैक्सीन को, नई वैक्सीन को डेवलप होने में कम से कम 10 साल लगते हैं। अब क्योंकि हम आर्टिफिशियल सेल लाइन्स पे वैक्सीन को ट्राई कर लेते हैं और ये एक वायरस ऐसा था जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड वायरस था, दुनिया में किसी को इसकी रूपरेखा नहीं पता थी। तो एक अननोन दुश्मन था जो दिखा नहीं था, जिसका हमें संरचना नहीं पता थी। तो सबसे पहले तो हमने उसको आइडेंटिफाई किया। ये मॉडर्न मेडिसिन का कर्तव्य था कि उसको आइडेंटिफाई किया गया। फिर उसको आइडेंटिफाई करके हमने उसकी वैक्सीन बनानी शुरू करी। इतने शॉर्ट पीरियड में जी वी हैव कम आउट विथ सो मेनी वैक्सीन। जहाँ तक उनका आरोप है कि डॉक्टर्स वैक्सीन लगवा के क्यों मरे, क्योंकि उनको एक ऐसे वातावरण में 20 मरीज जिसमें कोरोना पॉजिटिव हों और उनमें पूरा उनको सुरक्षा कवच ना मिले। आप देखिए डॉक्टरों के मरने की बड़ी वजह है। जहाँ पे और देशों में जो इमरजेंसी वार्ड में, कोविड वार्ड में जो डॉक्टर की ड्यूटी होती थी वो 4-4 घंटे के बाद, रोटेशन के बाद चेंज होती थी। 4 घंटे के बाद सारी ड्रेसेस जला दी जाती थी और वो नई ड्रेस डालते थे। हमारे डॉक्टरों को ये उपलब्धि नहीं था कि वो 4-4 ड्रेसेस 4-4 घंटे ड्यूटी करें। एक डॉक्टर 18 घंटे 2-2 दिन की ड्यूटी लगातार करता, उसमें एक्सपोजर ज़्यादा हो गया। उसी के कारण वायरल लोड भी बढ़ा, उसके कारण उनको वायरल लोड बढ़ गया जी। तो इस करके उनके सुरक्षा कवच ब्रेक होने की वजह से और उतनी सहूलियत नहीं होने की वजह से आप अचंभा करेंगे कि बाकी दुनिया के जो देश हैं, विकसित देश, उनमें जो पीपी सूट्स हैं उनमें फैंस लगे होते हैं, उनमें पंखे लगे होते हैं ताकि हवा सर्कुलेट करती रहे। और हमारे यहाँ तो मटेरियल ही पता नहीं किस चीज़ के पीपी किट हमको मिले। तो इस करके डॉक्टरों की मृत्यु की वजह ये है, संसाधनों की कमी की वजह से वो, हाँ, और वो एक ऐसे इकट्ठ में और 4-4 घंटे की ड्यूटी नहीं दे सके। डॉक्टरों की कमी है, उनको लंबी ड्यूटीज देनी पड़ी, तो उनके एक्सपोजर आवर्स जो हैं इस बीमारी के लिए जो लिखे हैं उससे ज़्यादा हो गए, इस करके उनकी डेथ हुई। इसका ये मतलब नहीं है, ये बाबा का बयान बिल्कुल गलत था जिसने ये शो किया कि वैक्सीन फेल हुई है। जो आपने इतनी मेहनत से जो शान मार रहे हैं हम, तो हम वो शान भी ना मारे, वो क्रेडिट भी हमको ना मिले कि हमने 1.5 साल में 3-4 वैक्सीन या सारी वर्ल्ड ने 8 से 9 वैक्सीन बना ली हैं, वो क्रेडिट भी हमको नहीं देना चाहते थे और हमें शेम किया गया। शायद IMA ने जो एपिडेमिक एक्ट के तहत जो FIR करने की बात की थी वो इसीलिए की थी, इसीलिए की थी जी। हाँ जी।
कि और फिर उन्होंने एक और वीडियो आया जिसमें वो सब लोगों को कह रहे हैं कि बच्चों को डॉक्टर बनाने की ज़रूरत क्या है, डॉक्टर करते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनाने की ज़रूरत क्या है। वो कहते हैं सिर्फ मेरे जैसा बाबा बनो, देखो 8वीं फेल है, मैं डॉक्टर भी हूँ, इंजीनियर भी हूँ, सब कुछ। इस प्रकार के उन्होंने मतलब बयानबाजी करी। पर बेसिकली वैक्सीन को ये कहा कि डॉक्टर वैक्सीन लगवा के मर गए जी। तो हमारे क्रेडिट में जा रही थी कि हमने वैक्सीन बनाई है और रिकॉर्ड टाइम में हमने उनका इमरजेंसी ट्रायल के रूपरेखा में हमने वैक्सीन भी तैयार कर दी है। अब देखिए जो सारे पहले बात वैक्सीन की कहानी क्यों बनी इतनी, बच्चों को वैक्सीन लगते हैं, सालों साल से लगते हैं, 1.5 महीने से लगने शुरू रहते हैं, 2.5 महीने पे लगते हैं, 3.5 महीने पे लगते हैं। पहले सारी वैक्सीनेशन बच्चों की होती थी, उसको अभ्यस्त हो गए थे सब लोग, और उन वैक्सीन पे कभी किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया था कि ये गलत बनी है या ठीक बनी है। तो इस करके दुनिया सहज रूप से लगा रही थी। अब जैसे ही बाबा जी या कई और लोगों ने वैक्सीन पे ऐसा बयान दे गया कि डॉक्टर तो खुद ही मर गए वैक्सीन लगवा के, 2-2 डोज लगवा के, तो बाकी दुनिया को क्या बचाएंगे। तो ये संभावित था कि इतनी मेहनत से जो हमने रिसर्च करी है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया। ये बेसिकली इस बयान का मतलब ये है कि क्रेडिट भी छीना हमसे, उस वैक्सीन का भी क्रेडिट छीना, कि क्रेडिट का कोई फायदा नहीं। जी डॉक्टर संजय हमारे बीच में। जी बताइए। जी प्लीज। देखिए, बाबा जी का और आईएमए का झगड़ा है कहाँ। सवाल ये उठता है कि बाबा जी ने अपना स्पष्टीकरण, मैं कोई प्रवक्ता नहीं हूँ बाबा जी का, लेकिन उसके बावजूद भी जितना मैंने टीवी डिबेट्स के अंदर देखा और जितनी जो चीज़ें समझ में आई वो ये रही कि उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ एक चीज़ व्हाट्सएप के ऊपर ये स्टूपिड साइंस के बारे में आया था और वो उस चीज़ के ऊपर उन्होंने अपना वक्तव्य दिया था जी। और दूसरी चीज़, बाबा जी से इतनी चिढ़ है किस बात की, सवाल ये उठता है। मैं तो आयुर्वेदाचार्य हूँ, आयुर्वेद में काम कर रहे हैं, अपना हॉस्पिटल है, उसके हिसाब से हम पंचकर्म वगैरह सारी चीज़ें दे रहे हैं। तो जितना हम आयुर्वेद को प्रचार और प्रसार कर रहे हैं, तो बाबा जी तो एक स्तंभ हैं। मैं पर्सनली बाबा जी के साथ कोई, मैं उनका वो प्रवक्ता की हैसियत में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जितना योग और आयुर्वेद को पहचान अगर किसी आदमी ने दिलवाई है तो मैं उनका सम्मान करता हूँ इस बात के लिए। और आईएमए और इस तरह की जो चीज़ें जो हैं, ये कहीं कोई इस तरह की जो वक्तव्य, और ख़ासतौर से अनफॉर्चुनेटली जो मैंने जो चीज़ देखी थी नेशनल टीवी के अंदर, ख़ासतौर से आज तक का जो प्रोग्राम जो था, तो डॉक्टर लेले हैं या डॉक्टर शर्मा जो हैं, उस तरह से जो भाषा का जो इस्तेमाल जो हुआ है, तो मेरे विचार से कहीं ना कहीं ये द्विपक्षीय मामला है। कोई एक बाबा जी के ऊपर अगर आप बात रखते हैं या बाबा जी को सिर्फ कटघरे में खड़ा करते हो, तो वो मेरी समझ से बाहर है, मैं उस चीज़ का प्रतिकार करूँगा। नहीं, बिल्कुल सही है आपने। इसके जवाब में अविनाश जी मैं ये कहना चाहूँगा जी कि हमारे देश में इतने सारे आयुर्वेदिक कॉलेजेस हैं, उनके प्राचार्य हैं, और बाबा जी तो बहुत नए आए हैं। दक्षिण भारत में आप जाएं तो सैकड़ों सालों से काम कर रहे आयुर्वेदाचार्य लोग हैं जो अभी भी पारंपरिक शैली से करते हैं जी। किसी भी पीएचडी तक करे हुए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, संजय जी मानेंगे कि उनके प्राचार्य बहुत अच्छे प्राचार्य हैं, जो भी है बच्चों को पढ़ाते हैं। सैकड़ों बच्चे आयुर्वेद में शिक्षा प्राप्त करते हैं। शिक्षा प्राप्त या रेगुलर आयुर्वेदाचार्यों ने, या जो इतने पुराने आयुर्वेदाचार्य हैं, या मैं बात करूं कि 3 पुरानी कंपनियां हैं, डाबर, बैद्यनाथ, झंडू, इनसे इतनी बड़ी कंपनियां जो 100 साल से आयुर्वेदिक के प्रोडक्ट बना रही हैं। इन्होंने एक वक्त शब्द किया कि बाबा से चिढ़ क्यों है। चिढ़ नहीं है हमको, उस बाबा ने हमको गाली दिया, हम उसको डिफेंड कर रहे हैं। हमने तो ऑफेंड किया ही नहीं कभी किसी को। हम तो हर जगह कहते हैं बाबा योग गुरु हैं, बहुत अच्छे योग कराते हैं, जनता को सेहतमंद रहना सिखा दिया। अविनाश जी, मैं थोड़ा सा बीच में, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा कि सर की थोड़ा सा और बता दूं, 200+ आयुर्वेदिक कंपनीज हैं जो बढ़िया लेवल के ऊपर काम कर रही हैं, और खास तौर से साउथ की वो कंपनीज जो हैं जो आयुर्वेद को सिर्फ और चटनी चूरन तक मान के जो चल रहे थे, चाहे वो मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आज तक मुझे भी 29 और 30 साल हो गए प्राइवेट प्रैक्टिस के अंदर, जिस तरह से आयुर्वेद को 2M दर्जे में रखा गया, B क्लास में जो रखा गया, ये मेरी पीड़ा है और वह मैं व्यक्त करूंगा, ये मेरा अधिकार है व्यक्त करना। लेकिन ऐसे में मैं वही कह रहा हूँ। तो मॉडर्नाइजेशन सिर्फ मॉडर्न मेडिसिन में नहीं है, मॉडर्नाइजेशन आपका आयुर्वेद में भी मॉडर्नाइजेशन हो रही है। आपके जितने भी कैप्सूल सेक्शन के अंदर हैं, आपके जो पहले जो घी हमारा, क्योंकि पंचकर्म का जो सिस्टम है, उस पंचकर्म के अंदर मेडिकेटेड घी दिए जाते हैं फॉर द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर बॉडी। ये प्रॉपर एक साइंस है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते कि ये साइंस नहीं है। और उसको आज आप ब्लिस्टर पैक में भी लेके आ रहे हो, बढ़िया पैकिंग में लेके आ रहे हो, पूरा उसके ऊपर रिसर्च वर्क है, पूरी रिसर्चर्स की आपकी पूरी टीम है। तो ये कहना कि
आयुर्वेद या बाबा जी सिर्फ एक क्यों बोल रहे हैं? अगर किसी भी एसोसिएशन, आईएम में सिर्फ एक एसोसिएशन है, आईएम में कोई गवर्नमेंट की कोई अथॉरिटी नहीं है। आईएमए ने एक ऑब्जेक्शन किया, आईएमए की बाबा जी के साथ किस तरह की लागबाग है, क्यों है, क्या सवाल है, ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर हो सकता है। वो अपना पक्ष रखेंगे, बाबा जी अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन जो आयुर्वेद के बारे में और खासतौर से योग, देखिए कितनी विडंबना है इस देश की, कितना दुर्भाग्य है इस देश का कि जब तक योग रहा तब तक किसी ने उसको नहीं पूछा, चाहे हमारे मॉडर्न साइंस वाले जितने डॉक्टर्स जो हैं, चाहे और हैं। और जब वो यूरोप में घूम के योग से योगा बन के वापिस आया तो हाथों हाथ लिया। तो एक मानसिकता है। मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहूंगा। हल्दी दूध मैंने इस पिछले 1.5 साल के अंदर, क्योंकि प्रिवेंटिव मेडिसिन आती है, आपका सिम्टोमेटिक, एसिम्टोमेटिक और फिर आपके क्रिटिकल केयर की बात करेंगे, 3 में डिवाइड किया था। तो प्रिवेंटिव के अंदर हम लोगों ने जितना हल्दी का उपयोग किया, लेकिन प्रॉपर तय मात्रा में, आयुर्वेद में प्रॉपर डोजेज हैं। आपका रत्ती, वो भाषा अलग है, आप इंग्लिश में आप बात कर रहे हैं मिलीग्राम में, मैं रत्ती में बात करूंगा। मकसद हमारा सिर्फ यही है कि हमारी अपनी मेडिसिन का जो आपका प्रॉपर जो डोज है वो प्रॉपर डोज चली जाए। तो जब तक हल्दी और दूध कहते रहे, किसी ने नहीं सुनवाई की उस चीज के लिए। जब आपका वही कोई भी यूरोपियन लेबोरेटरी उसके ऊपर काम करके उसमें करक्यूमिन नाम का, एक बार उठा के आयुर्वेद के शास्त्र आप देखिए तो सही, आप उनमें से जब चीजें देखेंगे, हल्दी की जो व्याख्या जो है उसके अंदर जितना पाक विपाक और सारी चीजें जो डिस्क्राइब कर रखी हैं वो सारी डिटेल्स कर रखी हैं। लेकिन ये मानसिकता है कि हमारी अपनी चीज जो है वो 2 दर्जे की है, और जब वो आपके यूरोपियन कंट्रीज से जब घूम के आती है तो उसको हम वही 5 रुपए की चीज 500 700 रुपए में ले रहे हैं और खुश होकर ले रहे हैं। एक छोटा सा मैं बात खत्म करूंगा। टर्मरिक लैटे दूध को कहा जाता है, 14.5 से 15,000 रुपए, करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है। ये जो मेरे पास जो स्टैटिस्टिक जो डाटा जो है। इसके अलावा जो नीम दातुन यहाँ पूछते नहीं है, वहां चुई स्टिक के नाम से 200 रुपए की मिल रही है। इसके अलावा जो हम चारपाई का जो इस्तेमाल करते थे वो आपका ऑस्ट्रेलियन ट्रेडिशनल इंडियन डे बेड के नाम से 50 हजार की बिक रही है यूरोप के अंदर। इसके अलावा गोमूत्र के नाम के ऊपर आपके दुनिया भर के पेटेंट्स अमेरिका करवाए बैठा है और हम मुंह ताकते रह जाते हैं। हल्दी के पेटेंट वो करवा रहे हैं, नीम के पेटेंट वो करवा रहे हैं, और हम इसी आपसी लड़ाई के अंदर रह रहे हैं। आईएमए वर्सेस नीमा, आईएमए वर्सेस आपका रामदेव, आईएमए वर्सेस, और क्या हमारे पास और कोई काम नहीं है? क्या ये लड़ाई रामदेव की लड़ाई है या ये लड़ाई इस वायरस के खिलाफ है? और जितना मैंने बुक्स के अंदर जो पढ़ा था, और मैं शुरू से टीवी डिबेट्स में भी रहा हूं, उनमें भी मैंने एक चीज हमेशा कही है कि इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स के ऊपर आयुर्वेद काम करता है। जितनी भी ड्रग्स हैं उनके इम्यूनो, दुनिया भर की लंबी लिस्ट है, वो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा उनका नाम करने के लिए, और वो हम लोग तो इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। हम लोग क्रॉनिक पेशेंट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। देखिए, हमें ये समझना पड़ेगा कि हर एक पैथी की अपनी खूबसूरती है। बिल्कुल सही। और वो खूबसूरती, डॉक्टर साहब मेरे लिए बहुत आदरणीय है, डॉक्टर साहब दोनों आदरणीय है। तो खूबसूरती ये है कि इमरजेंसीज हैंडल कर रही है एलोपैथी, मॉडर्न मेडिसिन, बहुत बेहतरीन ढंग से। लेकिन वही अगर क्रॉनिक पेशेंट्स के ऊपर, मैं मस्कुलोस्केलेटन के ऊपर काम कर रहे हैं, हमारा हॉस्पिटल आईबीएस के ऊपर काम कर रहा है, आपका साइकोसोमेटिक डिजीज के ऊपर, साइकेट्री प्रॉब्लम्स के ऊपर, जिनमें शिरोधारा है, आपकी कटी बस्ती हैं, ग्रीवा बस्ती हैं, और लेटेस्ट जो हमने अपना उसमें जो काम किया है वो नाड़ी परीक्षा कर रहे हैं, हम कंप्यूटराइज कर रहे हैं। तो ये कहना कि बाबा जी की लड़ाई और आईएमए की लड़ाई है, मुझे कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण बात लगती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी एक अनफॉर्चुनेटली जो आईएमए प्रेसिडेंट, नेशनल आईएमए प्रेसिडेंट की जो फेसबुक के ऊपर जो उनका जो कोट है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आईएमए प्रेसिडेंट डॉक्टर जॉन रोज जयलाल सेज ही वांट्स टू कन्वर्ट यंग मेडिकल स्टूडेंट्स टू क्रिश्चियनिटी, सीज एज प्लेटफॉर्म टू स्प्रेड वर्ड्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। व्हाट इट मीन? ये क्या है? अगर वो ये चीज कह रहे हैं तो इट्स ओके, आईएमए को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सवाल नहीं उठा रहा उस चीज के ऊपर। एक भगवादारी अगर ले रहा है तो सवाल तो उठते हैं इस चीज के लिए। तो इन चीजों के लिए ध्यान करना पड़ेगा। नहीं, क्या धर्म के साथ जुड़ी है चिकित्सा पद्धतियां? बिल्कुल नहीं, और जोड़नी भी नहीं चाहिए। लेकिन मैंने, क्योंकि कई सारी स्टेटमेंट्स के ऊपर भगवाधारी बाबा जी, इवन हमारे हरियाणा के स्टेट प्रेसिडेंट डॉक्टर करण पूनिया का जो मैं कल अखबार के अंदर उनकी देख रहा था, बिगड़ैल बाबा जैसे शब्द हैं, बिगड़ैल बाबा, व्यवसायी बाबा, देशद्रोही बाबा, इसको गिरफ्तार करना चाहिए। किस बात के ऊपर? सवाल उठाने के ऊपर। सवाल उठाने का हर एक को अधिकार है, मेरा भी अधिकार है, सर का भी अधिकार है, सर का भी अधिकार है, आपका भी अधिकार है। लेकिन यहाँ तो हमें अगर, लेट मी फिनिश,
अगर हमें इन चीजों को इस तरह की लड़ाई में जाने की बजाय अगर उन 25 सवाल जो बाबा रामदेव ने किए उनको साइंटिफिकली अगर दिए जाएं। अब डॉक्टर साहब ने जैसे अभी कहा कि वो तो अनपढ़ आदमी है, लेकिन वो योग गुरु है, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। और जिस आदमी के करोड़ों फॉलोवर्स हैं, कोई मेरे जैसा नहीं है कि जो 500-700 आदमियों को जानता होगा, मैं तो छोटा सा इंसान हूं, लेकिन जिस आदमी के इंटरनेशनल लेवल के ऊपर करोड़ों फॉलोवर्स हैं, जो योग आयुर्वेद के बारे में जिन्होंने अपना अपना पूरा का पूरा मेहनत की, और अकेला बाबा रामदेव सिर्फ चेहरा है, उसके पीछे जो डॉक्टर्स की जो टीम है उसमें एमबीबीएस एमडी मॉडर्न साइंस के भी लोग हैं, उसके अंदर आयुर्वेद के स्कॉलर्स भी हैं, पीएचडी भी हैं, सारी चीजें हैं, प्रॉपर रिसर्च हो रही है, प्रॉपर रिसर्च होने के बाद वो मार्केट में आ रही हैं चीजें। तो ये कहना कि आयुर्वेद जो है, सर ने कहा, मैं सहमत हूं इस बात से कि आयुर्वेद की लड़ाई नहीं है, लेकिन सिर्फ एक आदमी को टारगेट करना वो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। वो दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है कि केवल एक आदमी नहीं, हमको तो उसने अपशब्द कहे हैं। हमको उन्होंने जीनोसाइड के लिए ये कहा है कि हमने पेशेंट को मारा है, हमारे ऊपर उन पेशेंट की मृत्यु का इल्जाम डाला है। सर फिर मैं सिर्फ इस बात की नाराजगी, एक मिनट रुकिए, और फिर मैं वही बात मेरी आधे कट गई थी कि इतनी बड़ी कंपनियां कोई दवाई नहीं बना सकी जो 100 साल की हैं, इतने बड़े आयुर्वेदाचार्य संजय जी कह रहे हैं, उन्होंने क्यों नहीं कमेंट किया कि हाँ जी ये दवाई हम सब प्रमाणित करते हैं कि सब ठीक है। एक एजिथ्रोमाइसिन ड्रग है, मैं और डॉक्टर जेपी हम सब लोग कहेंगे हाँ जी इस दवाई का ये असर है, सब लोग बोलेंगे चाहे किसी कंपनी की बनती हो, लेकिन एक मिनट जवाब बाद में दीजिए आप। और दूसरी चीज ये है कि हमारा आयुर्वेद से लड़ाई भी नहीं है, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि बाबा ने अपशब्द कहे हैं, हमें बताएं कि आधुनिक चिकित्सा पद्धति को क्यों अपशब्द कहे हैं। हमने ये कहा ही नहीं, हम तो कह ही नहीं रहे कि आयुर्वेद कम है, हम तो कह रहे हैं आयुर्वेद बहुत। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में आयुर्वेद का डिपार्टमेंट बन गया है, आयुष की मिनिस्ट्री बन गई है, हमने किसी में टांग नहीं अड़ाई है, किसी को ना नहीं किया है कि आप ये क्यों बना रहे हैं आयुष की मिनिस्ट्री। हम कह रहे हैं जी बिल्कुल ठीक है। मॉडर्न सारे मेडिकल कॉलेज में आयुष के डिपार्टमेंट अलग से खुलने लगे हैं ताकि आयुर्वेद को मॉडर्नाइज किया जा सके और उसको मॉडर्न चिकित्सा पद्धति की कसौटी पे लिया जा सके। सो संजय जी ने जो भी कहा वो वैसा हम कुछ कह ही नहीं रहे हैं। बयान ये है कि मुझे जिस दिन मैंने डॉक्टरी की शपथ खाई थी, मेरे गुरु ने कहा था कि आपके नाम के आगे से हमने श्रीमान चौधरी साहब सब हटा के डॉक्टर लगाया है ताकि आप कास्ट न्यूट्रल, रिलीजन न्यूट्रल, नेशनैलिटी न्यूट्रल, ये सारा कुछ आप अपने दिमाग निकाल के आपके नाम के आगे एक डॉक्टर शब्द जोड़ दिया गया है और आप अब न्यूट्रल ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करेंगे। तो हमको इस लड़ाई में सिर्फ उन्होंने नंबर डालने के लिए कि डॉक्टर लेले क्योंकि तर्क दे रहे थे, उनको चुप कराने का एक तरीका। डॉक्टर लेले ने सिर्फ ये घबरा के कि इसका सारा रिलीजियस रंग ना बना दिया जाए, इस करके उन्होंने इस क्रिश्चियन वाले, ही इज आवर इलेक्टेड प्रेसिडेंट, IMA में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने रंग तिरंगे में है, जितने रंग हमारे संविधान के अंदर हैं, सब डॉक्टर हैं। हम सारे डॉक्टर जब कभी इकट्ठे होते हैं किसी कॉन्फ्रेंस में, हमने कभी याद नहीं आया कि ये मुसलमान डॉक्टर बैठा है हमारे साथ। जो लायक डॉक्टर हैं वो उनके लेक्चर भी सुनते हैं। हमको कास्ट एंड क्रीड का कोई चक्कर नहीं है। डॉक्टर जैकब जॉन है, इन्फेक्शन डिजीज के सबसे बड़े माहिर हैं विल्लौर में। दूसरी डॉक्टर गगनदीप कांग, वो विल्लौर के इंस्टीट्यूट से इम्यूनोलॉजी के माहिर हैं, वो सिख लेडी हैं। डॉक्टर पॉल हैं। आयुर्वेद में भी बहुत सारे डॉक्टर होंगे। तो इसका इस बात का इससे मैं सर की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, मैं भी इसमें नहीं हूँ। जो डॉक्टर अच्छा काम कर रहा है मैं उस चीज के बारे में कह ही नहीं रहा, और मैं ये भी कह रहा हूँ जो एलोपैथी की मॉडर्न मेडिसिन की जो खूबसूरती है मैं उसको प्रमोट कर रहा हूँ। मैं वही कह रहा हूँ जो आयुर्वेद की जो खूबसूरती है उसको प्रमोट किया जा रहा है। तो इस चीज के लिए बात ही नहीं है। तो आयुर्वेद आपका एलोपैथी नहीं देखो, है। मैं फिर सवाल कर लेता हूँ, छोटा सा मैं भी एक सवाल कर लेता हूँ। शुरुआत के अंदर जब वुहान से, जब आपका इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से जब ये चीजें निकली हैं, उसके बाद जितने भी WHO से जो प्रोटोकॉल और जो गाइडलाइंस आई, जो फॉलो की, डॉक्टर साहब की बात ठीक है, आयुर्वेद का अपना एक तरीका है, आयुर्वेद वाले अपने तरीके से काम करते हैं, मिनिस्ट्री के हिसाब से काम करेंगे, सर का अपना है क्योंकि सारे इंस्ट्रक्शंस आपकी ICMR और आपकी WHO से आ रही हैं, वो ठीक है। लेकिन वहाँ से जितनी भी चीज़ें, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनिन से लेके एजिथ्रोमाइसिन, आपका उसके बाद आपका डॉक्सीसाइक्लिन, आइवरमेक्टिन, फैविपिराविन, प्लाज्मा थेरेपी, आपकी स्टेरॉयड,
हायर डोजेस के ऊपर जो कॉम्प्लिकेशंस जो आ रही हैं वो जग जाहिर हैं, वो चीज़ों के ऊपर उसको हम डॉक्टर साहब भी डिनाई नहीं कर सकते, मैं डिनाई कर सकता हूँ। चलो सर आप करेंगे, आपका बहुत बढ़िया। लेकिन जो हॉस्पिटलाइज जो क्रिटिकल जो पेशेंट जो हैं उनकी कितनी परसेंटेज और उसमें डेथ रेट क्या है आईएम में, उसके ऊपर भी गौर करें, उस चीज़ के ऊपर भी ध्यान दे कि वो डेथ के उनके कारण क्या रहे। और ख़ास तौर से जो बड़ी दुखद बात है जो मेरे लिए कहने, एक ऐसी रेमडेसिविर जो दवाई जिसकी शायद डॉक्टर साहब मेरे से बेहतर बता पाएंगे, 1800 रुपये उसकी कॉस्ट थी, 3500 रुपये सरकारी रेट था, वो 45,000 मैंने अपने कानों से सुनी है, 45,000 में आपका ब्लैक मार्केटिंग। तो क्या आईएमए ने उस चीज़ के ऊपर काम किया? क्या उन चीज़ों के ऊपर रोकथाम? और हर चीज़ के ऊपर आईसीएमआर की तरफ से जो आपकी दोबारा से इंस्ट्रक्शंस आई कि नहीं ये यू टर्न लगाने पड़े या किस वजह से जो रहे, वो उसके ऊपर भी थोड़ा सा विचार किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। जहाँ तक ड्रग्स पर रोकथाम की बात है, आईएमए ने हरियाणा सरकार के साथ मिलके जब ये ब्लैक मार्केटिंग स्टार्ट हुई तो एक मुहिम चलाई, सरकार से निवेदन किया, मैं आपको बताना चाहूँगा, निवेदन करके इस रेमडेसिविर दवाई को उपलब्ध कराया गया। रेमडेसिविर जो भी दवाई है, हर एक डॉक्टर के अपने अपने इसके बारे में वो हैं जी, लेकिन रेमडेसिविर को बहुत ही कंट्रोल रेट पे सिविल सर्जन ऑफिस से बाकायदा आईएमए ने अपने संरक्षण के अंदर गवर्नमेंट के साथ मिलके सबको उपलब्ध करवाया, नंबर 1। दूसरी बात, सवाल उठाने के हक की जो संजय जी ने कही, ये तो हम कह ही नहीं रहे कि सवाल मत करिए, आप ज़रूर करिए, लेकिन किसी पद्धति को बदनाम करना, उस पद्धति को जिस पद्धति के डॉक्टर्स ने खुद बलिदान दिया, आज इंडिया में लगभग 1000 से ऊपर डॉक्टर्स मर चुके हैं। अगर आप उन डॉक्टर्स की फैमिलीज़ को अगर ये पता चले कि कोई भी XYZ इंसान इस तरीके की बात कर रहा है तो उनका बलिदान तो वेस्ट हो गया। और वो इंसान जो बीमार होने के बाद खुद वहीं जाता है एम्स में, वहीं पर मैं हाँ, एक बात वही समझाना इंसान चाहता हूँ जो कि अपना इलाज करवाने एम्स में जा रहा है और उस पद्धति को गलत बता रहा है। बालकृष्ण जी की बात कर रहे थे, जो भी हैं इनके गुरु जी के जो भी हैं, उनका भी मैंने एक वीडियो देखा है, उनको मरते हुए एम्स में हमारे डॉक्टर्स एलोपैथी नहीं बचाया। मॉडर्न मेडिसिन बेहतरीन है, आप लेकिन फिर उन्होंने हमारी पैथी के अगेंस्ट बात क्यों की? क्वेश्चन हमने भी कभी आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथी कुछ नहीं है। फिर ये चीजें क्यों इस तरह की जो चीजें जो रही हैं, आप समझे नहीं मेरी बात। छोटा सा एक मैं क्लोज कर रहा हूँ। इस सारी बात का क्रक्स ये है, हमने आयुर्वेद को कुछ नहीं कहा और हम कहेंगे भी नहीं, और उसकी किट में आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी थी, हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। हालांकि हमें उसकी कई वजह पता है, कई चीजें अनटेस्टेड अनट्राइड है, हमने नहीं कहा। बाबा जी ने कहा कि एलोपैथी एक दिवालिया साइंस है जी। उन्होंने आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि वैक्सीन लगा के भी डॉक्टर मर गए, अपने आप को नहीं बचा सकते तो डॉक्टर। मैं छोटा सा आंकड़ा पेश करना चाहूंगा। नहीं आंकड़े नहीं, मैं इस बात को कह रहा हूँ जी। मैं छोटा सेकेंडली नहीं, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए जी। डेथ रेट जो है कोरोना वायरस की डिजीज, कोविड डिजीज का, हिंदुस्तान का किसी वर्ल्ड से ज़्यादा नहीं है। आंकड़े बिल्कुल बराबर हैं क्रॉस द ग्लोब, हमने चाहे जो नहीं किया। अच्छा, दवाइयाँ ये आई क्यों हुई? जो दवाइयाँ ब्लैक हुई उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। हिंदुस्तान एकमात्र ऐसा देश है जिसमें जो फार्मास्यूटिकल मिनिस्ट्री है वो केमिकल्स और फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के तहत आती है, हेल्थ मिनिस्ट्री के अधीन है ही नहीं। और डॉक्टर्स का कोई रोल नहीं था रेमडेसिविर की ब्लैक में, किसी भी ड्रग की ब्लैक करने में डॉक्टर्स का कोई रोल नहीं था। रेमडेसिविर क्यों आई? सारी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। तो जब हमने टेस्ट करके देखा कि इसमें इन्फ्लेमेशन हो रही है, इन ड्रग्स को हम कहते हैं इमरजेंसी ऑफ लेबल यूज जी। ये एक प्रक्रिया है जो हम हर रोज कहते हैं कि हमने एक ड्रग ट्राई कर रहे थे, उससे मैंने देखा कि मलेरिया का इलाज तो डेफिनेटली करती है, लेकिन जब ट्रायल चल रहे थे हमें 2-3 और उपयोग उसके देखने में आए जो लिस्टेड हो जाते हैं कि ये मेन यूज नहीं है, पर ये ड्रग का जिसको हमने मलेरिया के जर्म को मारने के लिए दिया, इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल भी था। अभी आप आइवरमेक्टिन की बात करते हैं। अब आइवरमेक्टिन के पैरेलल एक ड्रग है लीवामिसोल, डीवॉर्मिस, जो कि हम जून जो होती हैं कीड़े, इनको मारने में उपयोग करते हैं। पहले उस ये ड्रग आई लीवामिसोल डीवॉर्मिस सिर्फ जून के लिए, राउंड वर्म के लिए, लेकिन ओवर द साइड हमने देखा ऐसे ही कि इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी भी इफेक्ट भी है।
तो आज की डेट में लिवामिसोल गुर्दे की सोजिश में, जो इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, उसमें रेगुलर यूज़ होती है लिवामिसोल। तो उसका पहले ऑफ लेबल यूज़ किया हमने, देखा कि उसका फ़ायदा हो रहा है। अब वो कीड़ों वाली दवाई साझा है, कीड़ों के मारने में भी और एंटी इन्फ्लेमेटरी यूज़ करने में भी और एंटी इम्यूनोमॉड्यूलेटर यूज़ करने में भी। इसी तरीके से इन तीनों दवाइयों का इनके साथ में टेस्टेड एंड ट्राइड था कि इनका एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल भी है। रेमडेसिविर इसके का यूज़ हुई कि रेमडेसिविर ड्रग है हेपेटाइटिस सी के लिए। हेपेटाइटिस सी के वायरस की संरचना हमने देखी और जब रिसर्च करके जिसमें टाइम लगा हमें पता लग गया, क्योंकि ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड वायरस था। चाइना ने पता नहीं क्या क्या डाला उसमें, अब तो कहते हैं वारफेयर जर्म है वो। वारफेयर जर्म वो होते हैं जो किसी दवाई से ठीक ना हो, उनकी रचना ही ऐसे करी जाती है कि उनके लिए इलाज ना मिले। तो जब तक जैसे जैसे हमको संरचना पता लगी उसकी, तो हमें लगा कि हेपेटाइटिस सी से मिलता जुलता है। तो इस करके मॉडर्न साइंस ने एमरजेंसी यूज़ में इतने लोगों को मरते हुए देख के ये महसूस किया कि इस दवाई को दे के देखना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल हेपेटाइटिस सी के वायरस के जैसी इसकी रचना है, तो हो सकता है इसमें भी। तो जो अगर हम ध्यान से प्रोटोकॉल को पढ़ें तो पहले दिन से रेमडेसिविर के लिए कहा कि डेथ रेट कम नहीं करेगी और ये अपना एडमिशन रेट भी कम नहीं करेगी। एडमिशन रेट सिर्फ 2 दिन कम कर सकती है बीमारी की ड्यूरेशन, बस, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन सीरियस होने में ये नहीं बचा रही है। ये वाली बात 10 दिन के बाद आ गई थी। अब क्योंकि सब डिटेल प्रोटोकॉल नहीं पढ़ रहे हैं। और तीसरी बात यह है कि मेरे को ये बताएं कि डॉक्टर का क्या रोल है कि रेमडेसिविर, अदरवाइज तो रेमडेसिविर कंपनी से होलसेलर पे आनी चाहिए थी, उसको कट के अपना जीएसटी का बिल लगा के 900 से 1100 रुपए रेट है, उसके ऊपर लाल पट्टी लगी हुई है। ये शेड्यूल एच ड्रग्स होती हैं। ये तो क्वालिफाइड डॉक्टर की पर्ची के बिना, डुप्लीकेट पर्ची के बिना कहीं पे मिलनी नहीं चाहिए। तो ये नेचुरली ये होलसेलर से भी पहले लीक हुई। अब उसमें डॉक्टर्स का क्या रोल है? दिल्ली में एक मार्केट है जहां पे हर ड्रग का डुप्लीकेट मिलता है। उस डुप्लीकेट मार्केट में डॉक्टर्स का क्या रोल है? वी डोंट ओन दैट मार्केट। डुप्लीकेट ड्रग मार्केट इज नॉट ओन्ड बाय डॉक्टर्स। सर ने बिल्कुल सही कहा। संक्षेप में मैं संक्षेप में क्या, पेश करके प्लीज हमने ये सब तीनों दवाइयों का सुनिए, तीनों दवाइयों का ऑफ लेबल यूज किया। उसका एग्जांपल मैंने आपको लिवामिसोल मेडिसिन दिया है, बहुत बढ़िया, जो कीड़ों की दवाई है और उसमें बहुत बढ़िया। लेकिन वही मैं कहना चाह रहा हूँ, 90% केसेस जो हैं, जो जिनमें माइल्ड सिम्टम्स आए, एसिम्टोमेटिक आए, तो हमारा ये मानना है एज एन आयुर्वेदिक कंसल्टेंट, मेरा ये मानना है कि जितने भी हमने जो इस्तेमाल की, चाहे वो हल्दी, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं, हल्दी का भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रूवन है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, एंटी इन्फ्लेमेटरी। नोबडी इज डिनाइंग। ओके। और दूसरी चीज, एंड आपका बैक्टीरियल स्टैटिक इफेक्ट है, दुनिया भर के उसके फायदे हैं। तो जितने लोगों को, चाहे वो आपकी संशमनीवटी जिसको गिलोय हम कहते हैं, चाहे वो चिरायता है, सौंफ, छोटी इलायची, काली मिर्च, इम्यूनिटी के नाम से हमने बल्कि एक अपना प्रोडक्ट भी लॉन्च किया इस दौरान, वो सारी की सारी चीज़ें उनके हमें बहुत बेनिफिट मिले। तो हम भी तो ये चीज़ कहना चाह रहे हैं कि आयुर्वेद में वो सक्षमता है, वो ताकत है कि वो 90% केसेस में बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने रोल अदा किया। और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, इस बात के लिए मैं फिर वही कह रहा हूँ, मैं जवाब सिर्फ सर का दे रहा था कि जो टेस्टिंग जो होती है, तो ये भी टेस्टेड है। ये सिर्फ एक चीज का मुझे जो इसमें जो कमी नजर आती है वो ये है, बात एक चीज की है एक्सेप्टेंस की और डिनायल की, जो आपका रिजेक्शन मोड की। आयुर्वेद को रिजेक्शन मोड के ऊपर मैं अपना पर्सनल अनुभव के बारे में बात कर रहा हूँ, फिर भी वो चीजें रही हैं। इसको जितना जल्दी समझा जाए उतना बढ़िया है। और मैं तो बल्कि फिर यही कहूंगा, डॉक्टर साहब हमारे सीनियर हैं, मैं खत्म कर देता हूँ। हम ये मिक्सोपैथी के ऊपर भी बहुत सारी लड़ाई हुई है। मैं मिक्सोपैथी के खिलाफ मान लिया मैं हूं, लेकिन मैक्रोपैथी भी एक चीज होती है जिसमें समन्वय है, मॉडर्न मेडिसिन का है, आयुर्वेद का है, होम्योपैथी का है। जिस चीज से जो बेहतरीन चीज मिले, वो हिंदुस्तान के पास वो सक्षमता है कि इन सब चीजों, क्योंकि धरोहर हिंदुस्तान की है आयुर्वेद के रूप में, तो इन चीजों को मिला के अगर जनहित का काम किया जाए और लोगों की जान अगर बचाई जाए, तो मेरे लिए वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही बात कही आपने। मैं रामदेव जी का कोई समर्थन करूं या उनका विरोध करूं या इन आईएमए का विरोध करूं, मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है। मेरा सिर्फ ये विचार है कि, और मैं और अपील करना चाहूंगा आईएमए से, मैं वो अपील ये करना चाहूंगा कि हम लोग मिलके, जैसे मैं एक नाम लेना चाहूंगा, डॉक्टर अंशुमन ऑन्को सर्जन है, मुझे बेहतरीन बात लगी उनकी
उन लोगों ने अपना बाकायदा 50 आदमियों का, जिसमें आयुर्वेदिक कंसल्टेंट भी थे, मॉडर्न मेडिसिन के भी थे, एक पूरा ग्रुप बनाया, हर चीज के ऊपर मेहनत की। एक एक चीज के ऊपर मेहनत करने के बाद उन्होंने जो पेशेंट्स को जो ट्रीट किया, उनके रिमार्केबल रिजल्ट्स हैं। तो ऐसा क्या हो नहीं सकता? वो डॉक्टर साहब अगर जवाब दे तो ज्यादा बेहतर। नहीं, देखिए सब चीज हो सकती है, समय अपना क्योंकि तेजी से जा रहा है और उसकी एक सीमा होती है। इससे कोई डिनाई नहीं कर रहा कि आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथी या मॉडर्न जो मेडिसिन हम तो आज के डेट में बात ये कह रहे हैं, कंट्रोवर्सी में पढ़ने की बजाय मिलके अगर हम ये काम करते हैं तो ज्यादा बेहतर। देखिए संजय जी, मैं तो बात ये कह रहा हूँ कि बात तो उल्टी हुई है ना। एक आयुर्वेद ना पढ़े हुए बाबा ने खुद को आयुर्वेदाचार्य कहा। सर मैं उसका जवाब दे चुका हूं अपने लेवल के, जो कि पीएचडी वाले, किसी पीएचडी करे डॉक्टरेट आयुर्वेद ने, किसी प्राचार्य ने जो पढ़ाते हैं आयुर्वेदिक साइंसेज, उन्होंने किसी ने, उन्होंने एलोपैथी को कंडेम किया है। हमने तो आयुर्वेदिक को कंडेम ही नहीं किया। ये अपने आप को डिफेंड क्यों कर रहे हैं? डॉक्टर साहब इसमें एक उन्होंने कहा स्टूपिड साइंस, मतलब इसका मतलब टोटल जो मॉडर्न साइंस है वो कह रहे हैं इसका तो एग्जिस्टेंस। सर मैं फिर एक छोटा सा कोट और करना चाहूंगा, एक छोटा सा 10 सेकंड का, 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड। आईसीएमआर का है, मेरा नहीं है। आईसीएमआर ने लिखा पुअर इन्फेक्शन कंट्रोल, इर्रेशनल एंटीबायोटिक्स यूज किलिंग कोविड-19 पेशेंट्स हु अदरवाइज कुड हैव सर्वाइव्ड। आईसीएमआर। अच्छा, अब मैं इसका जवाब देता हूं तो बहुत बढ़िया क्लोज करना कैसे। देखिए इर्रेशनल एंटीबायोटिक यूज, बाकी सब दुनिया में एंटीबायोटिक के लिए एक शेड्यूल आई बनाया अभी कुछ साल पहले, मैंने कई साल की जंग करके, उसमें है कि एंटीबायोटिक डुप्लीकेट प्रिस्क्रिप्शन पे मिलेगी, केवल क्वालिफाइड डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे मिलेगी। ठीक है जी, शेड्यूल आई के लागू ही नहीं होने दिया, जबकि एंटीबायोटिक आप केमिस्ट खुद बेच सकता है, काउंटर अवेलेबल हैं ये ड्रग्स। तो इरेशनल यूज इस करके है कि अगर इसी वजह से एक क्वालिफाइड डॉक्टर है, डॉक्टर से बिना पूछे ही हमने दवाइयां ले ली। अविनाश जी सुनिए, ये स्टेटमेंट तो बहुत अच्छा है, ये तो ध्यान से सुनना चाहिए। इरेशनल कंट्रोल क्यों हुआ? एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पीछे जिसको स्टेरॉइड यूज करने आते हैं, वी आर लाइसेंस्ड टू यूज स्टेरॉइड्स, वी नो व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स। एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पीछे हिंदुस्तान में 20 झोला छाप हैं। आई एम नॉट सेइंग आयुर्वेदिक, आई एम सेइंग झोला छाप, जिनको नहीं पता तो 20 जो प्रिस्क्रिप्शन मार्केट है, ड्रग मार्केट, वो कंट्रोल करते हैं। yes. आपकी दवाइयाँ जो बिक रही हैं, आपकी एक गोली 100 करोड़ की सेल है तो उसमें 80 करोड़ की अनरजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की सेल है, और सिर्फ 20% क्वालिफाइड डॉक्टर के थ्रू सेल है। तो साइड इफेक्ट तो होंगे ही होंगे, 79% को तो पता ही नहीं है। कहीं ना कहीं लोगों ने खुद दवाइयां खाई हैं जी, उसके पीछे कहीं ना कहीं मैं मीडिया को दोषी मानता हूँ। और वो क्यों मानता हूँ? क्योंकि प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शंस दे रखे हैं, मीडिया ने छाप रखे हैं। ये जितनी दवाइयां जो मैंने आपको बताई हैं मॉडर्न मेडिसिन के अंदर, साथ में स्टेरॉइड्स की डोज तक, तो लोगों ने क्या किया, जो पैनिक जो क्रिएट हुआ, और इस कदर जो पैनिक क्रिएट हुआ कि लोगों ने डेक्सामेथासोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन जो है वो बल्क में इकट्ठे करने जमा करना शुरू कर दिया। और जैसे ही फीवर शुरू हुआ, वो फीवर शुरू होते ही उन्होंने निगलनी शुरू कर दी, और ये नहीं देखा कि उसके साइड इफेक्ट्स क्या आएंगे। इस बात से भी मैं बिल्कुल सहमत हूं। और ये गलत चीजें हैं। आप ऑक्सीजन के ऊपर भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, लोगों ने इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन और हॉस्पिटल ऑक्सीजन का भी मिसयूज हुआ, आपके ऑक्सीमीटर्स के ऊपर भी दिक्कत आई, जिसका 80 आई कि एक बार ड्रग कंट्रोलर से in emergency industrial oxygen has been cleared for use in medical use, क्योंकि कुछ impurities होती हैं, कोई ऐसी remarkable difference नहीं होता, तो ये cleared है एज एन अल्टरनेटिव के इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन। जब इमरजेंसी या आपातकालीन स्थिति में ये इंटरचेंजेबल है। लेकिन बात तो वहीं आती है कि इस सारी बहस में हमने तो कुछ कहा ही नहीं, हम तो अपने लगाए हुए आरोपों पे हमारी साइंस को बिल्कुल गलत कैसे कह दिया। मैं तो आयुर्वेद की प्रशंसा कर रहा हूँ, आपने एलोपैथी की प्रशंसा कर रहा हूँ, लेकिन ये तो यूजलेस साइंस तो बाबा जी ने कही है। वो बाबा जी फिर उसका जवाब देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे आपस में ना कहीं बहस थी, हम साथ में खाते हैं, साथ में बैठते पीते। जी डॉक्टर साहब, लेकिन बाबा ने हमको गाली दी, हमको उसको डिफेंड करना वो बिल्कुल गलत किया। लेकिन इसकी भी जो स्टोरी है, इनसाइड स्टोरी है, क्योंकि एक मोबाइल पे एक मैसेज आया, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पढ़ा गया, वो मैसेज कहाँ से आया, क्यों आया, इसके पीछे मैं थोड़ा उसके पीछे का क्या है, मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं है डॉक्टर साहब कि ये जो इस समय पे बात हो रही थी लगातार सरकार के फेल्योर की,
कि वो वैक्सीन नहीं लेके आ पा रही है, वो हॉस्पिटल्स को सही तरह से नहीं चला पा रही है, वो दवाई अवेलेबल नहीं करवा पा रही है। इससे ध्यान भटकाने के लिए तो नहीं है, ये हटाने के लिए ही है। ऐसा है, कोई भी सरकार वैक्सीन को, आज तक जितने वैक्सीन है उनको कंट्रोल नहीं करती है। वैक्सीन का कंट्रोल एक अंतरराष्ट्रीय एजेंसी है गैवी, जो बिल गेट्स की एजेंसी है। सारा अंतरराष्ट्रीय वैक्सीन व्यापार गैवी, जो कि बिल गेट्स की संस्था है, वो करती है। ऐसा है। किसी सरकार का आज तक कभी कोई रोल नहीं रहा। सारी वैक्सीन जितनी बनी आज तक, कितनी मार्केट होंगी, कितनी प्राइस लगेगी, तभी तो उन्होंने शर्तें रखी हैं कि आप प्राइस टैग भी लगाओगे, आप टेस्ट भी नहीं करोगे अपने लोकल, तब हम वैक्सीन देंगे। तभी उन्होंने आर्म ट्विस्टिंग की। जी, आप कुछ कह रहे थे आखिरी? मैं बस यही कहना चाह रहा था कि ये वाद विवाद कितना ही बड़ा, कुछ कह गए, कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए। मैं सही तुम गलत के खेल में न जाने कितने रिश्ते ढह गए। जी, तो वो ना पड़े, वो ना हो, हम इन चीज़ों में ना पड़ के जनहित के लिए अगर काम करें तो वो ज़्यादा बेहतर है, और एक अच्छा कोलैबोरेशन हो। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं तैयार हूँ करने के लिए। बिल्कुल जी, चलिए ये बात होती रहेगी, क्योंकि ये सेहत का मसला है, और हिंदुस्तान में इस समय जो स्थिति है, जो संसाधनों की जो स्थिति है, वो बहुत ही खराब इस समय पे कोरोना ने जो हमें दिखाया है आईना, वो बहुत ज़्यादा वीक है। उस पर काम करने की ज़रूरत है, सरकार को अपने स्तर पे करने की ज़रूरत है। और जो डॉक्टर्स हैं, वो आयुर्वेद के हैं या एलोपैथी के हैं, मॉडर्न मेडिसिन के हैं, या जो दूसरी पैथीज़ के हैं, उनको मिलके काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि नंबर बहुत ज़्यादा है लोगों का, बीमारियां बहुत तरह की हैं, और कोई भी एक पैथी सारी जो जनता है उसके दुख दर्द को, उसके स्वास्थ्य को ठीक करने में अभी तक सक्षम नहीं है, पहुंच ही नहीं है बहुत सारी चीज़ों की। इसलिए एक जो आयुर्वेद है और जो एलोपैथी है, वो मिलके काम करें और देश की जनता के लिए, देश के हित में काम करें। नमस्कार।